हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक प्रो ब्रिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से मैंने लोन अप्लाई किया था, क्या प्रोसेसेस थे जो कि दूसरों के लिए लर्निंग हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जिसमें कि मैंने पूरा प्रोसेस शेयर किया था कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं कि जब भी आप कोई फ्लैट या होम लेते हो तो क्या प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंट हमें देखना पड़ता है, वो सारी डिटेल्स मैंने शेयर करी थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। और इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से लोन के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्या क्या प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना होता है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेजिए, या कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भी हमें पूछिए, कुछ बताना चाहते हैं तो भी हमें बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमें इसे व्यू मोड में लेके आते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने से पहले कुछ चेकलिस्ट है, उनको आपको गाइडलाइन करना है। और ये फ्लैट और होम दोनों के लिए वैलिड है। बेसिकली मैंने जो ख़रीदा है वो फ्लैट है, बट मोस्ट ऑफ थिंग्स विल बी कॉमन, और होम लोन सबके लिए सेम होता है। और सबसे अच्छी बात अगर आपको बताऊं होम लोन की, तो अभी भी जितने भी लोन होते हैं, आप कुछ कम्युनिटी लोन होते हैं उसको छोड़ के, मतलब उनमें तो 1% भी होता है, बट उसमें आपको काफ़ी टाइम तक पैसे डालने होते हैं फिर आपको मिलता है। तो होम लोन जो होता है वो सारे लोन से कम ब्याज होती है। बेसिकली अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं या कोई और लोन लेने जाते हैं तो आपको 10% के ऊपर ही आपको देना पड़ता है, कभी कभी 12%, 14%, 11%, 12%। होम लोन आपका एक ऐसा होता है कि आपका अगर आपका सब कुछ अच्छा है तो आपको 8 से 9% और 9.5 तक में आपको होम लोन मिल जाता है। तो अगर आपके पास ए बजट हो कि अगर आप एफडी कर रहे हो तो आप होम लोन में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए, और आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप आसानी से सारी किस्त चुका सकते हो। और बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो वो पैसा वो लोग पूरा वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और लोन ले लेते हैं, और वहाँ पे जो भी इंटरेस्ट कमाते हैं वो होम लोन वहाँ से चुका देते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं, बट होम लोन एक तरह से बहुत ही अच्छा भी होता है। और अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करके कर रहे हो, और नहीं सही तरीके से प्लानिंग कर रहे हो तो वो बहुत बुरा भी होता है, बट इट्स अप टू यू। तो हर तरह की चीज़ों में ध्यान देते हुए हम लोग जो चेकलिस्ट है उनको फॉलो करते हैं। पहली चीज़ अथॉरिटी अप्रूव, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात करा था। अगर कोई भी चीज़ अथॉरिटी अप्रूव है या कोई नगर निगम, नगर पालिका, इन सब चीज़ों में अगर आता है तो वहाँ पे लोन होना बड़ा आसान हो जाता है। बट अगर कोई विलेज की चीज़ है या कोई वैसी चीज़ है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं आता है, तो वहाँ पे बैंक लोन नहीं देते हैं। ठीक है। अब उसमें भी आता है कि लेट सपोज कुछ तो प्रॉपर अथॉरिटी अप्रूव हो गई, कुछ ऐसी हैं कि जो ज़मीनें बची हुई थी वहाँ पे कोई घर बन गया या कुछ है जिसमें बिल्डर्स ने घर बना दिया या फ्लैट बना दिया, उस चीज़ को अगर आप ख़रीद रहे हो तो वहाँ पे होम लोन होता है। बट जो कुछ स्पेशल बैंक होते हैं, आईसीआई, एसबीआई, या जो प्रॉपर बैंक होते हैं वो लोन नहीं करते हैं। वहाँ पे जो लोन करते हैं वो एनबीएफसी करती हैं। ठीक है। और सेकेंड थिंग, फोर्थ थिंग जो है वो है सिविल स्कोर। तो होम लोन के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 के ऊपर होना चाहिए। अगर 7+ है तो भी ठीक है, बट अगर 750 है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको होम लोन मिल जाए। अगर कम होता है तो क्या करते हैं, जो प्रॉपर बैंक होते हैं वो लोन नहीं देते हैं, तो आपको एनबीएफसी के पास जाना पड़ेगा, जहाँ पे वो कभी कभी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपको एक्स्ट्रा ब्याज देंगी और उसके बेसिस पे आपको होम लोन देती हैं। तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप एनबीएफसी से अलग रहो। ओके, क्योंकि एनबीएफसी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं लोग, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे दूर रहना है। ठीक है। और कभी कभी बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, सब भी आपको ध्यान देना है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो तो ये देखो कि वो ऑलरेडी लोन पे है कि नहीं है। अगर लोन पे है तो आपको ये डील करना है कि आपको जो लोन है वो आप जिस बैंक में चाहोगे उसमें ट्रांसफ़र करवाओगे, ना कि, यानी कि आपको ये डील करना है कि जो भी सेलर है वो अपना लोन कंप्लीट करेगा, आपके पैसे से करे या जैसे भी करे, आप
आपका जहाँ से मन होगा वहाँ से आप लोन करवाओगे। मेरे केस में ये थोड़ा सा सिनेरियो हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे केस में क्या था कि मेरा जो सेलर था उनका जो लोन था वो आईएफएल से था और मैं वहाँ से नहीं लेना चाहता था, बट इन लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके चक्कर में हमें प्रोसीड करना पड़ा आईएफएल के साथ। और जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा दोस्त था बीओबी में, जहाँ से मुझे अच्छे रेट पे भी मिल रहा था होम लोन, बट वो मैं कर नहीं पाया। ठीक है। और कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि लेट सपोज़ मैंने इस बैंक से लोन ले लेता हूँ अभी और बाद में उसको मैं ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो यहाँ पे फंसती है कि जब भी आप होम लोन लेते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम बैंक, मतलब अगर अच्छा खासा अमाउंट है तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। बट जब भी आप होम लोन ट्रांसफ़र करवाते हो तो उसमें आपका जो इंश्योरेंस है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो अगर दूसरे बैंक में जाते हो तो आपको, अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आपको इंश्योरेंस करना ही पड़ेगा, जिसका चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद जो आपका देखते हैं कि आईटीआर आपके पास फॉर्म होना चाहिए अगर आप जॉब में हो, सैलरी स्लिप वगैरह होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, आधार मांगते हैं और पेन मांगते हैं। अगर आप चाहे तो बिज़नेस में हो तो बिज़नेस का आपका ट्रांजैक्शन या बिज़नेस आईडी वो सब आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, जो विदेशों में काफ़ी वायरल था बट अभी इंडिया में भी काफ़ी चल रहा है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे भी मिल सकता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, प्लस आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जिसके साथ भी आप काम करते हो कि हाँ आप उनके साथ काम कर रहे हो। ठीक है। सो आठवां वही हो गया कि बैंक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी और वट एवर आप इसे बुला सकते हो। वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है। एनबीएफसी में आपका कैप्री आता है, आईएफएल आता है, बट ट्राई करो इनसे आप दूर रहो क्योंकि इनके जो इंटरेस्ट रेट है 9 से 10% के आसपास होते हैं। और एसबीआई या बीओबी में आप जाते हो तो 8 पॉइंट समथिंग में आपको मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। तो ऊपर की भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप बैंक में जाओगे कि एनबीएफसी में जाओगे, तो ये सब चीज़ों भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक से आपको पता करना पड़ेगा, चाहे आप उनके गूगल पे सर्च करके उनका जो इंटरेस्ट है वहाँ से जान लो, यानी तो उनको डायरेक्ट कॉल कर लो कि हाँ कितना इंटरेस्ट होगा, या अगर आप किसी एजेंट को जानते हो तो उनके थ्रू जाओ। बट ये है कि बैंक के एजेंट के थ्रू जाओ, नहीं तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। और कभी कभी बैंक के जो एजेंट होते हैं आपको इलीगल तरीके से, अलग तरीके से आपसे अमाउंट मांगते हैं कि भैया 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, मैं आपका लोन करवा रहा हूँ। वो भी इलीगल है, आप उसको बैंक में कंप्लेंट कर सकते हो। मेरे केस में हुआ था कि मुझसे एक्स्ट्रा 10 से 15,000 रुपये मांग रहा था, जो मैंने मना किया तो बोल रहा है कि आपका लोन नहीं होगा। फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, मेल किया, फिर उसको मेल आया, उसको हटाने वाले थे कंपनी से, फिर उसने रिक्वेस्ट करा कि भैया प्लीज़ अपना कंप्लेन आप वापस ले लीजिए। ठीक है। और ये सब चीज़ें तो आप जानते ही, ओनली टेक लोन इफ़ यू नो। सो ठीक है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि उनका जो ईएमआई आए वो कम से कम आए, तो जब भी आपका ईएमआई कम से कम आता है तो आपका ईयर जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब जैसे ही ईयर बढ़ता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है और अगर आप 20 साल तक लेते हो तो आपका जो होम लोन होता है वो मान के चलो डबल हो जाता है, यानी कि टोटल आपको 20 लाख के आसपास देना पड़ता है। तो वैसे ही आप ट्राई करो कि कम से कम ईयर हो, बट या उसमें भी इतना ईएमआई होनी चाहिए कि आप आसानी से पे कर पाओ। और ईएमआई अमाउंट जितना भी रखो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कभी भी अपने बैंक में पैसे डाल सकते हो, जो भी आपका होम लोन है। मेरे केस में क्या है कि मेरे को ईएमआई में डालता हूँ और साथ में जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट होता है मैं उसको पे कर देता हूँ। ठीक है। इंश्योरेंस टू टेक और नॉट, तो देखो एक खुद का डिसीजन होना चाहिए। और पहले बैंक काफ़ी फोर्स करते थे, अभी भी आपसे फोर्स करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी उनकी कमाई होती है, इनकम होती है। तो अगर आपको लगता है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसमें कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो, अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अमाउंट कम है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, बट बैंक फोर्स करते हैं। अगर आपका अच्छा कनेक्शन है, मेरा जैसे बीओबी में था, मेरे दोस्त थे तो बोल रहे थे कि इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत सारे बैंक आपको फोर्स करेंगे लेने के लिए, तो अगर आप लेते भी हो तो 1 से 2 महीने में आप उसे कैंसिल कराओ
और एक मेन प्रॉब्लम और भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, लेट सपोज आपने 10 लाख का ब्याज लिया, यानी कि होम लोन लिया, तो उसमें 70-80 हज़ार रुपये या कभी कभी 1.5 लाख रुपये, डिपेंड करता है कितना आपने लिया, वो आपका इंश्योरेंस अमाउंट होता है और वो आपके होम लोन में ऐड होके आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ये भी आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही स्टेप है कि आपको बैंक को कॉल करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर करो इंटरेस्ट की, कितना वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। एनबीएफसी को हमेशा अवॉइड करो, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमेशा ज़्यादा होता है और काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और लोगों के पास कभी कभी ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर वो अथॉरिटी अप्रूव नहीं है या कहीं अदर प्लेसेस पे हैं, तो एनबीएफसी वाले आपको दे देते हैं अगर आपका इनकम प्रॉपर है तो, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। और बैंक में आप जब भी जाओगे तो आप अगर जब भी इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर लेते हो, तो उससे के बाद आपसे वो सेल एग्रीमेंट मंगाते हैं। तो सेल एग्रीमेंट लाइक जो मैंने फर्स्ट वीडियो करा था, जिसमें कि आप जब भी कुछ अमाउंट पे करते हो, बुकिंग अमाउंट, तो उसके बाद आपका सेल एग्रीमेंट बनता है, और उस सेल एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपका कितने का प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, और दोनों पार्टी के नाम लिखे रहते हैं। तो ये सेल एग्रीमेंट बैंक मांगता है। उसके बाद आधार वगैरह और पैन कार्ड वगैरह मांगा जाता है, आपकी केवाईसी होती है। अब इसमें केवाईसी में क्या होता है कि अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपको बिजली का बिल एड्रेस देना पड़ेगा, या नहीं तो आपको गैस कनेक्शन का एड्रेस देना पड़ेगा। वहाँ पे आके आपसे विजिट करते हैं। या अगर आपका गांव का है तो उसमें आपको आपको वो कुछ अमाउंट लेके कोई गैस का कनेक्शन या कुछ भी आपके नाम का बना देते हैं, ठीक है। या आप खुद ही भी बनवा सकते हो अगर आपका कोई भी जान पहचान है तो, ठीक है। तो एड्रेस के लिए आपको गैस कनेक्शन या बिजली बिल का जिस पे एड्रेस मेंशन हो, जहाँ भी आप रेंट पर रह रहे हो, वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं तो यहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ा था एड्रेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में है बैंक विजिट ऑन प्रॉपर्टी एंड एड्रेस। तो जब भी आपका केवाईसी वगैरह हो जाता है और सेल एग्रीमेंट में जो भी अमाउंट हो, बट आपसे जब भी आप एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू करते हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितना होम लोन लेना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोगों में कि जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट था, टोटल नहीं लिया था हमने, कुछ अमाउंट हमने खुद पे करे थे और कुछ जो है वो बैंक के थ्रू आया था। बैंक में आप जितना भी बोलोगे कि भैया 10 लाख का लोन कर दो, तो आपको 10 लाख नहीं, तकरीबन 20,000 रुपये कम देते हैं। तो 20 से 25,000 रुपये आपको कम मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके केवाईसी वगैरह कंप्लीट होने के बाद जो बैंक एजेंट है वो एक तो आपके एड्रेस पे विजिट करते हैं, पहला स्टेप केवाईसी वगैरह करने के लिए। दूसरा बैंक विजिट करता है प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए कि कहाँ पे है, यहाँ पे लोन देना सही है कि नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको कॉल करेगा, आपको प्रॉपर्टी विजिट करानी रहेगी, या मे बी जो भी सेल कर रहा है उसको आप कॉल करके बोलो कि हाँ आप उन्हें विजिट करा दो, जो भी है वो विजिट करा देंगे, फिर वो अप्रूवल का रिक्वेस्ट डालेगा। स्टेप 3 में वो क्या करते हैं, टेम्परेरी सैंक्शन लेटर देते हैं, ठीक है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट 13-14% रहता है, और उसके बाद आपसे टीएम मांगते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो उस समय का जो इंटरेस्ट रेट होता है एक तरह से वैलिड नहीं होता है, वो टेम्परेरी सैंक्शन लेटर रहता है। तो उसके बाद एक और सैंक्शन लेटर आता है, जब भी आप टीएम उन्हें सबमिट कर देते हो, उसमें एक्चुअल इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उसको आपको प्रॉपर देखना है। और इसमें भी जो आता है, आप जिसके एजेंट के थ्रू कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो भैया ये बहुत गलत आया है। स्पेशली एनबीएफसी वाले आपका कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपका गलत इंटरेस्ट रेट या कुछ भी ये लोग बढ़ा देते हैं। और एक सिनेरियो मुझे देखने को मिला था कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8% था, अचानक से उन लोगों ने उनका 12-13% इंटरेस्ट रेट कर दिया। फिर जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आप मेल करो, और जब मेल किया तो फिर उनका 8 से 9% को उन्होंने मतलब इंटरेस्ट रेट कर दिया। तो ये लोग बहुत करते रहते हैं एनबीएफसी, तो इनसे काफ़ी दूर रहना ही बेहतर है, ठीक है। तो जब भी आपको टीएम दोबारा मांगते हैं, क्योंकि टीएम बनाने में 1 हफ्ते 2 हफ्ते टाइम लग जाता है, फिर उसमें आपका एक फाइनल सैंक्शन लेटर देते हैं, जिसमें कि मेंशन रहता है कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, और कितनी ईएमआई वगैरह जानी है। तो ईएमआई वगैरह के लिए आप वही है कि आप जितना इजीली पे कर पाओ, और ईयर जो है वो भी आप देखो कि 5 साल 10 साल जितना भी रहे, उसके हिसाब से चूज़ करो। कभी भी आप जो टोटल
होम लोन है उसको आप भर के कंप्लीट कर सकते हो जब भी आपके पास पैसे होते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब भी आपका लॉयर बोलता है, मतलब लॉयर के साइड से टीएम वगैरह रेडी हो जाता है, तो वो लोग बोल देते हैं कि हाँ इस डेट में हमें चाहिए। तो फाइनल सिग्नेचर लेटर के बाद और टीएम के बाद बैंक भी अपना 1 से 2 हफ्ते का टाइम लेता है। उसके बाद वो एक डेट रिलीज़ करते हैं, उस दिन बोलते हैं कि डीडी अवेलेबल हो जाएगी। तो जब भी रजिस्ट्री का डेट होगा तो उस टाइम पे डीडी लेके आएगा, और उस दिन जो अमाउंट होगा वो आपके पेपर पे होगा, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक खुद लेके चला जाता है। और जब भी आप होम लोन कंप्लीट करते हो तो उस टाइम पे आपको वो वापस किया जाता है। कभी कभी वो लोग सेल एग्रीमेंट भी मांगते हैं, और 1 महीने के अंदर जब भी आप कंप्लीट कर देते हो 1 महीने के अंदर उनको प्रॉपर्टी का पेपर वापस करना होता है आरबीआई के रूल के हिसाब से। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको पेनाल्टी देना पड़ता है 5000, और अगर जैसे डेट बढ़ती जाती है वैसे उनका पेनाल्टी भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब वही है इंश्योरेंस के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बना दिया था। इफ़ यू थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, 10 लाख 15 लाख, और आप सोच रहे हो कि उसको आप बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आप नहीं रहते हो, तो उस केस में आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बट बैंक फोर्स करता है, तो इन केस अगर आपको लेना पड़ रहा है तो 1 से 3 महीने में आप बैंक को कॉल करके, मेरा क्या था आईसीआई लैम्बॉर्ड का था, तो पहले मैंने आईएफएल वालों को कॉल किया, उन्होंने बोला नहीं हमारे साइड से कैंसिल नहीं होता है। तो मैंने आईसीआई लैम्बॉर्ड वालों को कॉल किया और उनकी बेहतर सर्विस थी, तुरंत उन लोगों ने जो हमारा इंश्योरेंस है वो तुरंत कैंसिल किया, और पैसे उन लोगों ने रिटर्न कर दिया है आईएफएल में। बट अभी उन लोगों ने जो है अपडेट बैलेंस नहीं करा है, जिसके लिए मैं काफ़ी कॉल कर चुका हूँ, काफ़ी मेल कर चुका हूँ, बट अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो मुझे आरबीआई पे जाके उनका कंप्लेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। रजिस्ट्री डेट जो मैंने बता दिया, ब्रिंग डीडी, गेट ओरिजिनल डैंक, ऑफ्टर कंप्लीसन दे गिव द डॉक्स विद इन 1 मंथ, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स थी और जो मैंने फेस करे, माइट भी किसी के केस में हल्का फुल्का डिफ़र हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और जल्दी ही मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें कि जो भी मेरा बैंक है उसका मैं फीडबैक देने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अदर लोग ना फंसे। और मैं चाहता था बीओबी से, बट मेरे पास उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, कभी कभी इंसान फंस जाता है, तो इसलिए मुझे आईएफएल से लेना पड़ा। क्योंकि मैंने जब भी प्रॉपर्टी ली थी तो उस समय मैंने पूछा नहीं था कि आपका कौन से बैंक से है, तो उस समय मैंने बुकिंग अमाउंट दे दी थी, तो उसकी वजह से मुझे उसी बैंक से लेना पड़ा था, जो मुझे पता था कि एनबीएफसी से लेना इज़ नॉट अ गुड चॉइस। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।